मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमारे शहर की फजा आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और नवंबर का महीना शदीद स्मोक का अजाब लाने को तैयार है। गुज़िश्ता रोज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा और इस सारे मसले की वजह इंसान खुद है। गाड़ियों का जहरीला धुआं फजा में आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। फसलों की बाकियात जलाना स्मोक पैदा करने का सबब बनता है, जबकि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अगर हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करने लगें तो यकीन जाने कि स्मोक की अफरियत से बासानी छुटकारा पाया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गवर्नमेंट की जानिब से इस तूफान का मुकाबला करने के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ अशिया की दस्तयाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। सहूलत बाजारों में कहीं चीनी मिल रही है और कहीं से गायब है। शहरियों की जानिब से अशिया की क्वालिटी ठीक ना होने पर भी बहुत ज़्यादा शिकवे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। सहूलत बाजार किस हद तक आवाम के लिए सहूलतमंद साबित हो रहे हैं, ये भी सवाल उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं बात करेंगे। सहूलत बाजारों में शहरियों को कुछ रिलीफ मिलने लगा है। कमिश्नर जुल्फकार घुमन का शादबान सहूलत बाजार का दौरा आटा, चीनी और दीगर अशिया की वाफे फराहमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इमरान मलिक रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। शहर के 31 सहूलत बाजारों में शहरियों की खरीदारी। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुमन ने शादमान सहूलत बाजार का दौरा किया। एक एक स्टॉल पर जाकर कीमतें और मयार चेक किया। अशिया खुरनोश के मयार और वाफर दस्तयाबी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों ने सहूलत बाजार में अशिया की कम कीमतों और बेहतर मयार को सराहा। कहते हैं सहूलत बाजार हुकूमत का निहायत एहसन इक़दाम है। कमिश्नर लाहौर का इस मौके पर कहना था कि इंतजामिया हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत की है। उनकी हदायत पे ये खुसूसी तौर पर लगाए गए हैं जो कि वाकई बेनिफिशियल हैं जनरल पब्लिक के लिए। आप देखें, मैंने सारी प्राइसेस देखी हैं और लोगों से भी बात की है। ये वाकई बाज़ार से काफ़ी रियायती दरों पे चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है और मियारी चीज़ें ही दस्तयाब है। इंतजामिया सहूलत बाजारों में कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद करा रही है। कैमरामैन राना उमैर के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, सस्ते सहूलत बाजार की सूरत हाल आपने देखी है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से दौरे भी किए जा रहे हैं ताकि वहां पर मामलात का जायजा लिया जा सके। बहुत सारे सहूलत बाजार शहर लाहौर में लग गए हैं, लेकिन बहुत सारी शिकायत भी मौसूल हो रही है कुछ सहूलत बाजारों की जानिब से। इसी हवाले पर हमने बात करनी है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइए क्या सूरत हाल है? सहूलत बाजार किस हद तक सहूलत दे पा रहे हैं शहरियों को? सिद्रा मुनीर, चूँकि शहरियों के मसाइल हैं और मसाइल जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम डिस्कस भी करते हैं और आप जो मसला है वो बयान भी कर रही होती हैं, मगर इस वक्त बाज़ारों का मामला नहीं है। बाज़ारों में आटा, चीनी जो है वो वाफर मकदार में मिल रहा है और जो अशिया है वो भी मौजूद हैं। दौरे भी जारी हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। मगर मकसद ये है कि इस वक्त जो आपकी आम मार्केट है, जिसको हम जो लोगों के लिए आम दुकानदार है वो कहाँ पे जाएगा? उसके पास जब जाते हैं तो वहाँ पे चीनी 105 रुपए मिल रही है और आटा भी जो है वो अभी तक नीचे नहीं आ रहा। और जो सहूलत बाजार है, चूँकि ये इनको जो बिल्कुल फाल किया गया है, ये मंडे से किया गया है। ये जो अभी मंडे पीर का रोज गुजरा है, ये आज छठा रोज है। इमरान मलिक, ओपन मार्केट की आप बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि जो अफसरान है उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जब ये सहूलत बाजार लग गए हैं तो अब ये एक मुकाबले की फजा पैदा हो जाएगी मार्केट में और लोगों का बहुत रुझान होगा इस तरफ। क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल बता रहे हैं आप? मैं इसी तरह ही आ रहा हूँ। सिर्फ ये तो अब पता लगेगा इतवार के रोज, क्योंकि इतवार के रोज रश ज्यादा होता है और अफसरान दौरे करते हैं 2:30, 3, 4 बजे। 2:30, 3, 4 बजे इतने लोगों का रश नहीं होता क्योंकि लोगों ने अपनी रोजी भी कमानी होती है। सिर्फ और सिर्फ सहूलत बाजारों के लिए लोग आते हैं सुबह सुबह। अब कमिश्नर लाहौर डॉक्टर यासिन राशिद और इसके साथ साथ जो आपके DC हैं, तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन सहूलत बाजारों का दौरा करें और यहाँ से सस्ती अशिया लें। मगर काफी लोग जो हैं उनको अभी कई लोगों को पता भी नहीं है और जिनको पता चल रहा है वो आ तो रहे हैं,
मगर मकसद ये है कि ये जो आने वाला संडे है इस दौरान में काफी कुछ पता चल जाएगा कि इमरान, ये बताइए कि लाहौर शहर में हमारे कितने सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं, मजीद कितने बढ़ाने का कहा जा रहा है, और 1.25 करोड़ की आबादी के लिए क्या इतने सहूलत बाजार काफी रहेंगे? 1.25 करोड़ की आबादी के लिए तो कमिश्नर भी कह रहे हैं कि सहूलत बाजार काफी नहीं है और डीसी भी कह रहे हैं कि सहूलत बाजार काफी नहीं है, मगर जो 31 सहूलत बाजार लगाए गए हैं वो लोगों के लिए ना काफी हैं और इनको बढ़ाकर तादाद जो है वो कम से कम 100-150 के करीब जानी चाहिए, क्योंकि जब ये 100-150 की कम से कम आपके शादरे इमामिया कॉलोनी से लेकर शादरे तक आपके 8 से 10 बाजार उस साइड पे होने चाहिए, क्योंकि वो आपका रावी ब्रिज से उधर वाला शहर है एक किस्म का, मगर है तो लाहौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे कि सहूलत बाजार आवाम को किस हद तक सहूलत दे पा रहे हैं। तो दूसरी जानिब कई महीनों बाद भी आटा चीनी बहरान है कि खत्म नहीं हुआ। महंगे दामों अशिया की खरीदारी ने आवाम को चकरा के रख दिया है। जाहिद आबिद रिपोर्ट में बता रहे हैं। दावे, वादे, नोटिस और इजलास सब बेसूद। मार्केट में आटा चीनी की सूरत हाल मामूल पर ना लाई जा सकी। 10 और 20 किलोग्राम वाले आटे के थैले की रसद महीनों बाद भी मुतासर। चीनी की फी किलो कीमत भी 100 रुपए से कम न हो सकी। ओपन मार्केट में आटे के थैले की तलब के मुकाबले रसद इंतहाई कम। ज्यादातर दुकानों पर 10 और 20 के बजाय 80 किलो वाली बोरी फराहम की जा रही। खुला आटा 65 और सफेद फाइन आटा 80 रुपए किलो बेचा जा रहा। इसी तरह चक्की का देसी आटा 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चीनी सप्लाई की सूरत हाल में भी कोई बड़ी तब्दीली ना लाई जा सकी। अदम दस्तयाबी है या फिर दुकानों पर चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही। शहरियों का कहना है कि महंगाई का जिन सब कुछ निगल गया। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी हमारे लिए मसला बन चुका। हुकूमत के नोटिस न जाने कब मौसर होंगे। चीनी की कीमत उस्मान से पहुंच रही है। हर चीज महंगी है, दिन पर दिन सुबह रेट और होना, शाम में और होना, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज महंगी हो रही है, ना आटा मिलता ना चीनी मिलती है, हर चीज तो महंगी है। कौन सी चीज यहाँ पे सस्ती है? 90 रुपए किलो नहीं मिल रही, 100 रुपए किलो भी नहीं है, 115 भी नहीं मिल रही। पैसे हाथ में पकड़े हुए। आटा जो है 50 रुपए किलो है, 70 रुपए भी नहीं मिला, 80 रुपए किलो भी नहीं रेट मिला। हर जगह ते हर चीज महंगी हुई। गरीब बंदा जेड़ा 100-500 रुपया कमान वाला है, 10 जी उनके घर खाने वाले ने, वो की करेगा? गंदम दरामद होने से आटे की फराहमी में मामूली इजाफा तो हुआ, लेकिन मजमूई सूरत हाल ना बदली। ओपन मार्केट में गंदम बदस्तूर 2500 रुपए मन से ज्यादा में फरोख्त हो रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हुए मुझे आपको ये बताना है जी, सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं की जानिब से ये कहा गया है कि हमारा आइडियल रियासत मदीना है। इंसानियत के फ़रोग के लिए नज़रियात का एहतराम बहुत लाजमी है। सूबाई वज़ीर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक किताब की रुनमाई में खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहा, सज्जाद कासमी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। गाजी हॉल जामे पंजाब में साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इंजीनियर डॉक्टर अकरम शेख की किताब दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात की तकरीब रोनमाई। सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर न्याज अहमद अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया बट, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में मौजूद। सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं का कहना था कि मदीना पहली रियासत थी जहाँ लोगों का ख्याल रखा गया, इसीलिए हम इसका नाम लेते हैं। जो रियासत मदीना की हमने बात की, वो भी एक ऐसी रियासत थी जो अपने लोगों का ख्याल रखती थी। आजकल जो वेस्ट में आपकी स्पेशली स्टेट्स हैं, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनमें जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है वो भी इस्लाम से ही आया है। और मदीना की रियासत वो पहली स्टेट थी जो बेसिकली अपने लोगों का ख्याल रखती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज अहमद और मुसन्निफ डॉक्टर अकरम ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मेरिट, इंसाफ और कानून की अमलदारी में है। मेरिट इज आवर कोर वैल्यूज, implementation of rule of law is our core values, honesty is our core values। ये हमने अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है कि यस, इसके बगैर हल नहीं है। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए एक निज़ाम होना चाहिए। वो निज़ाम कौन बनाएगा? वो हुकूमत वक्त का काम। इनफरादी तौर पे तो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, इज्तिमाई तौर पे तो हुकूमत ये बताएगी ना आपको। हुकूमतें ये कर नहीं सकें।
सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि हर चीज दौलत से मुंसलिक हो चुकी, अब वक्त है कि इस्लाम के समाजी असूलों को नाफिज किया जाए। दीगर मुकर्ररीन ने दीन के आफाकी पैगाम को समझने की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। अभी मैं जाऊंगी ब्रेक पे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सारे अहम मामला हैं, जिसमें स्मोक भी है, महंगाई का मामला भी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और सबसे अहम बात की ऑरेंज ट्रेन चलने वाली है जी 26 अक्टूबर से। उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट, जिसे कभी सफेद हाथी कहा गया, कभी तारीख का महंगा तरीन मंसूबा कहा गया, कभी माल्टा ट्रेन कहा जाता रहा और कभी कर्जों की दलदल मेट्रो ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट, बिलाखिर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ऑरेंज ट्रेन पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का काम मुकम्मल हो गया है और तकनीकी जायजे के बाद LDA की जानिब से तकमील का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और चंद घंटों के बाद ऑरेंज ट्रेन आवाम के लिए पटरी पर आने को भी तैयार है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से मेट्रो ट्रेन चलाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बताया जा रहा है जी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब डेरा गुजरा में मुतवक्के है और 25 अक्टूबर इतवार के रोज वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करने वाले हैं, जबकि 26 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन आवाम के लिए बाकायदा तौर पर चला दी जाएगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रोजाना 13 घंटे चलेगी। पहले 12 घंटे कहा गया, जबकि गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया है कि सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों का सफर करने का कहा जा रहा है। मेट्रो ट्रेन के किराए के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया है और 6 माह के बाद किराए में नजरसानी के हवाले से कैबिनेट फैसला करेगी। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए एक और आसानी कर दी है और अब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बस और ट्रेन का सिस्टम मरबूत कर दिया गया है। मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट के तहत शहरी मेट्रो बस, स्पीडो बस और ऑरेंज ट्रेन में एक ही कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए चाइनीज कंपनी को माहाना 43 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका भी दे दिया गया है, जबकि ट्रेन पर सालाना 2 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। बिजली पर चलने वाली ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट होने का एजाज पा चुकी है और बिजली से चलने वाली मेट्रो ट्रेन माहौल दोस्त तो है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पहले ही लोड शेडिंग जान नहीं छोड़ती और बिजली की डोमेस्टिक जरूरियात भी पूरी नहीं हो पाती, ऐसे में ट्रेन को बिजली कैसे फराहम की जाएगी? बिजली मअतली की सूरत हाल में मुतबादिल सिस्टम क्या होगा? क्योंकि मेट्रो ट्रेन से मुल्हिका रास्तों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अगर किसी हंगामी सूरत हाल का सामना रहता है तो जो मुसाफिर हैं उनको किस तरह से उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जा सकेगा? इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ राना फाहद और सलमान तारिक। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सलमान, आखिर लाहौर बेचारे बड़ी हसरत भरी निगाहों से ऊपर देखते थे कब चलेगी ट्रेन, हम बैठेंगे, आखिर दिन आने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्टूबर 2015 में ये मंसूबा शुरू हुआ था और अक्टूबर 2020 में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, यानी कि पूरे 5 साल इस मंसूबे को लगे हैं और इस पूरे 5 साल के दौरान इसमें बेतहाशा हर्डल्स भी आई, सियासी हर्डल्स भी आई और फिर कुछ मुकामात पर स्टे भी चलता रहा। काम रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुका, फिर करप्शन का स्कैंडल एक ठेकेदार का निकला, फिर रुक गया, फिर चला, तो बहुत रुकावटें आई, यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और अप्स एंड डाउन्स इसने देखे और अब फाइनली ये चलने जा रही है। अब सारी जो डिबेट्स हैं, सारी बातें जो हैं वो पीछे रह गई हैं जो माजी में इसके बारे में होती रही हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इससे लाहौर को ख़तरा है, तारीख़ी शहर है, बागों का शहर है, इसको नुकसान आते हैं, ये सारी डिबेट्स चलती रही हैं। लेकिन अब चूंकि ये बन गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक खड़ा हो गया है, अब उस डिबेट का हासिल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उस अब आगे चलना है ना, आगे देखना एग्जैक्टली क्योंकि अब हम जो इतना बड़ा कंक्रीट का ढांचा डाल दिया है सड़कों पे, उसको उखाड़ नहीं सकते, उसको हमने यूज करना ही करना है अपनी शक्ल में। तो अब ऑरेंज ट्रेन चलाना मजबूरी है, खा वो कोई भी गवर्नमेंट आए, खा कोई भी पॉलिटिकल क्लैश हो, क्लैश वाली कोई किसी की भी गवर्नमेंट आए, उसको ये मनसूबा चलाना ही चलाना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आवाम का, पब्लिक का पैसा लग चुका हुआ है। इसको यहाँ से पैसा निकाल के वापस पब्लिक को नहीं दिया जा सकता और इसकी कोई और चीज नहीं बनाई जा सकती। अब ये मनसूबा चलेगा और अब सारा का सारा फोकस लोगों का भी और मौजूदा हुकूमत का भी, और मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है कि उसने एक
लंबे अरसे से पेंडिंग एक मंसूबे को और इतने बड़े मंसूबे को उसने कंटिन्यू किया, इख्तलाफात को बिल्कुल साइड पे रखते हुए इसको मुकम्मल करने के बाद अब इसको चलाने भी जा रही है। इसका किराया भी सेट कर दिया गया है, 40 रुपये इसका किराया रखा गया है, जो कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में जब इसकी बात होती थी तब भी 40 ही ज़रीन सोचा जा रहा था। तो 40 ही किराया रखा गया है। किराया अगर देखा जाए तो बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये ओरिएंट ट्रेन है, ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा वो इसका रूट होगा और फिर सहूलत शहरियों को ठीक है, लेकिन 2.5 लाख लोग इस पे सफर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। राना फाहद, अब बिजली का मामला हमें बताइए कि अभी तक हमारे देहाती इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की आज भी लोड शेडिंग हो रही है। ऑरेंज ट्रेन को बिजली मिलेगी पूरी? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेस्को हुकाम का ये दावा है कि ऑरेंज ट्रेन को जो है वो बिजली बिला तातुल फराहम की जाएगी और इस हवाले से जो है वो प्लानिंग जो है वो कर ली गई है लेस्को की जानिब से। ऑरेंज ट्रेन के बेसिकली जो है वो 2 पावर हाउसेज बनाए गए हैं, एक यूईटी के करीब और एक जो है वो मुल्तान रोड पे शाहनूर स्टूडियो के करीब। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दोनों जो इसकी लेस्को से जो मंजूरी ली गई है वो 108 मेगावाट की जो है वो लोड की मंजूरी ली गई है और 54 मेगावाट 108 मेगावाट कितनी देर के लिए? टाइम पीरियड क्या होगा 108 नहीं, ये मंजूरी होती है बेसिकली कि 108 मेगावाट बिजली जो है वो इसको लोड दिया गया है। 108 मेगावाट 54 मेगावाट दोनों जो है वो पावर हाउसेज इन दोनों को दी गई है। और लेस्को हुकाम का कहना है कि हमारे पास बिजली जो है वो मौजूद है और हमें किसी किस्म की जो है वो कोई परेशानी नहीं है। इस जो है वो ट्रेन को हमेशा से यही दावे रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये पूरे होते कमी दिखाई दी है। बेसिकली देखें आप, डिपेंड करता है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम पर। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस वक्त अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दोनों में ही बहुत सी खराबी हैं। अब आप देखें कि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ये है कि अगर एक दफ़ा बिजली चली जाए तो घंटों उसका इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उसके बाद उनका इंतज़ार करना पड़ता है। शहरी ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है उस वैसे वैसे ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खराबियां जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। हाँ। इस सिस्टम के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो ट्रेन के लिए जो है वो लेस्को की जानिब से 4 सर्किट दिए गए हैं 132 kV के दोनों पावर हाउसेज को अलग-अलग। वो उससे ये होगा कि बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अगर एक सर्किट से खराबी आती है तो दूसरे सर्किट से जो है वो ट्रेन को रवां दवां रखने के लिए जो है वो बिजली सप्लाई की जाएगी। ठीक, यानी ऑल्टरनेट मौजूद है, कर लिया गया है। बिल्कुल इस तरह अगर मेन ट्रांसमिशन लाइन में खराबी नहीं आती तो लेस्को की हद तक यहाँ पर मामला ठीक रहेंगे। ठीक, अगर मेन ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ जाती है 132 kV मेन लाइन में जो आती रहती है, अक्सर आती रहती है, उसमें खराबी आती है या एनटीडीसी के 220 kV सिस्टम में खराबी आती है, वहां पर जो है वो मसला आता है तो फिर ट्रेन पे भी असरअंदाज हो सकता है। राना फाहद, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं बिजली के मामला पे। हमें सलमान अब ये बताइए कि एक और बड़ी अच्छी खबर है कि आप स्पीडो का मेट्रो बस का कार्ड जो है वो ऑरेंज ट्रेन पे सब पे एक ही कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले ही अनाउंस था। हाँ, ये बहुत पहले ही अनाउंस था, तकरीबन मतलब जब अभी गुज़िश्ता हुकूमत थी तभी अनाउंस कर दिया गया था कि ये ऑरेंज ट्रेन जब भी चलेगी तो एक ही कार्ड इसका रखा जाएगा। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया था कि एक ही कार्ड रखा जाएगा जो कि मेट्रो बस पे भी चलेगा, ऑरेंज ट्रेन पे भी चलेगा और जो स्पीडो बसेस यानी वो आप एक कार्ड बनवा लेंगे, आप उसमें रिचार्ज करवाएंगे, उसमें रिचार्ज करवा लेंगे, वही कार्ड जो है वो शहरी जाएगा, मेट्रो बस पे भी यूज कर सकेगा, ऑरेंज ट्रेन पे भी और स्पीडो पे भी यूज कर सकेगा। तो ये एक सहूलत है शहरियों के लिए कि अलहदा कार्ड्स की उन्होंने झंझट नहीं रखी कि इसके लिए ऑरेंज ट्रेन के लिए अलहदा, ऑरेंज स्पीड जो मेट्रो ट्रेन बस है उसके लिए अलहदा, क्योंकि मेट्रो बस एक पॉइंट पर आकर ऑरेंज ट्रेन से कनेक्ट भी हो रही है, मतलब उसको क्रॉस कर रही है। तो बहुत से शहरी ऐसे भी होंगे कि उस पॉइंट से मेट्रो बस से आने वाले ऑरेंज ट्रेन पर सवार होकर अपना रास्ता नापेंगे और ऑरेंज ट्रेन से आने वाले मेट्रो बस पे सवार होकर अपना रास्ता नापेंगे। 2 डिफरेंट कार्ड्स होंगे तो जाहिर बात है एक दिक्कत का सामना उनको करना पड़ेगा कि 2 अलग-अलग कार्ड्स हैं। तो एक कार्ड का इन्होंने ठीक, सलमान इस पे बात करते हैं मजीद भी। अभी हमें ज्वाइन किया जी सादिया सोहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको सादिया साहिबा खुश आमदीद कहते हैं। आखिर ये नापसंदीदा प्रोजेक्ट आपने गले से लगा लिया है, चलने जा रही है ऑरेंज ट्रेन, अवाम भी खुश है, हम भी खुश हैं। जी बिल्कुल, 25 को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग हो रही है, सेरेमनी है, उसके बाद 26 को ये आवाम नॉर्मल खोल दी जाएगी और इसकी टेस्ट ड्राइव और ट्रेनिंग सेशन सब कंप्लीट हो गए हैं। हमारा
वादा था 25 अक्टूबर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान रज़ाक साहब की और मेरे मिनिस्टर साहब की क़यादत में उसको पूरा किया गया टाइम पे। अब ये इतराज़ कोई नहीं कर सकता कि गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे पूरे नहीं किए जाए। एक रवायत थी, हमने इस रवायत को भी ख़त्म किया। ठीक, सादिया साहबा, ये नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फाहद मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी राना फाहद। जी बिल्कुल मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे बिजली के अखराजात क्या आएंगे, क्या इसको मीट करने के लिए कोई हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इसको कैसे, क्योंकि अगर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की ही बात की जाए तो इस पर जो है वो महाना 1,19,16,000 यूनिट्स की बिजली के यूनिट्स की जो है वो खपत आएगी, जिसका 26 करोड़ 21 लाख रुपए जो है वो बिल आएगा। और अगर वैसे बात की जाए इसकी लोड के मुताबिक तो इसकी जो है वो दोनों जो इसके पावर हाउसेस हैं वहां पर 54 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी और इसके जो है वो महाना 7,77,60,000 यूनिट्स जो है वो चलेंगे अगर इसको 24 घंटे चलाया जाए। तो इन जो है वो बिजली की इस खपत को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल ये है कि बिजली की पहले ही किल्लत का सामना है, तो क्या इस पर जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है? देखिए बात, इस तमाम प्रोजेक्ट पे जो एतराज होता था और जो हम तनकीद करते थे, उसकी वजह भी यही थी कि आपको एक टाइम में 9 ग्रिड स्टेशन इसके साथ मुंसलिक करने पड़ते हैं। इसकी बिजली की खपत अब बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए हमने जो इस पे हमारी हुकूमत बहुत काम कर रही है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं और ताकि बिजली की खपत को इसको मिनिमाइज किया जाए, इसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ लाया जाए और इसके अखराजात को मैनेज करने के लिए हम जो इसका पूरा ब्रिज है उसको भी आउटलेट कर रहे हैं फॉर जो आपकी इश्तिहारात के लिए और तमाम फूड जो चेन्स हैं उनको देने के लिए और डिफरेंट यूजेस के लिए, ताकि इसके अखराजात में कमी लेके आई जाए। जो हम पिछले 5 साल ऑरेंज चेन के हवाले से बात करते रहे वो यही करते रहे कि अगर इसके बजाय अंडरग्राउंड एक लोकल ट्रेन का सिस्टम होता जो पूरे शहर में गुजरती तो उससे बहुत ज्यादा लोग मुस्तफीद भी होते और जो इससे आपकी तारीखी अमलाक का एक डैमेज का खतरा होता है और तमाम मसाइल। बहरहाल एक चीज 90% बन चुकी थी, इसमें और तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता था। अब हम सिर्फ यही चीजें, यही काम हो रहा है, डिफरेंट कंपनियों से यही बात हो रही है, इंटरनेशनल कंपनियों से, कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ आए ताकि बिजली की खपत, क्योंकि हमारे मुल्क में। सादिया साहिबा, हमें ये बताइएगा कि अभी आप भी मसाइल की बात कर रही हैं, आप अभी मुश्किलात की बात कर रही हैं क्योंकि हमारा बिजली की खपत पूरी नहीं होती, हमारे बहुत सारे और मसाइल हैं इसको लेकर, खजाने के भी मसाइल हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये कुछ देर के लिए ट्रेन चले और फिर उसके बाद मसाइल के आड़े आ जाए? ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पावर और एनर्जी के भी बोर्ड में हूँ, उसमें भी बहुत जबरदस्त इनकलाबी इक़दामात हो रहे हैं। एक तो जो है तमाम आपके इंस्टीट्यूट, मेन इदारे, गवर्नमेंट इदारे, प्राइवेट इदारे, वो हम सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि बिजली के जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पूरा सिस्टम जो है वो सोलर पे और उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर मुंतकिल हो जाएगा और आपके बिजली के जो क्राइसिस हमेशा से इस मुल्क में रहे हैं वो फॉर ऑल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सादिया साहिबा, प्लान क्या किया गया है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाएगा, डेरा गुजरा से अली टाउन तक जो रूट बनता है ऑरेंज ट्रेन का, मंडे से बंद कर दिया जाएगा, मरहला वार किया जाएगा। सबसे पहले कौन सी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा? देखिए, इस हवाले से मुझे एग्जैक्ट मैं आपको वो नहीं बता सकती कि कौन सी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये अभी मेरे इल्म में बात नहीं है। मैं इसलिए इस वक्त बयान करने से बेहतर है बंद किया जाएगा। जारी बात है उसको चलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इसके लिए जो आड़े आ सकती है, मैं इसका अभी आपको पूछ के बता सकती हूँ, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। सलमान तारिक, ये मुसलसल कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद होगी, काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे ट्रांसपोर्ट के, वो भी कह रहे थे जी बंद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर हो चुकी है, वॉरेंट ट्रेन भी और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर है। तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया हुआ था पहले ही कि जी जब भी ऑरेंज ट्रेन
रूट पर चलेगी तो फिर उस रूट पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पर पब्लिक वैन्स होती हैं, चिंची रिक्शाज होते हैं, तो तमाम को उनका रूट तब्दील किया जाएगा या बंद किया जाएगा। जैसे हमने देखा जब मेट्रो बस बनाई गई थी तो मेट्रो बस के रूट में भी जो वैगनें चलने वाली थी उनका रूट तब्दील कर दिया गया था। पहले बंद किया गया था लेकिन तब्दील कर दिया गया था। चल रहा है, यकीनन चल रहा है, लेकिन उनका रूट तब्दील है। वो अपने उस पुराने रूट पर मुल्तान चुंगी से भाटी नहीं पहुंचते, भाटी चौक पे जिस रूट पे पहले वो चला करते थे, अब वो अंदर से दूसरी गलियों पे चले जाते हैं। तो चल जरूर रही है, लेकिन लोगों को वो सहूलत जरूर दे रहे हैं। सहूलत वो जरूर दे रहे हैं और बहुत से लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेट्रो बस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो बस में हमने देखा कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा ही लोग सवार, बिल्कुल ऐसा ही मीन्स के लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे पसंद किया, उसे एक्सेप्ट किया और उसका इस्तेमाल हमें सामने आया। तो अब ओरिएंट ट्रेन चूंकि एक नया एक मंसूबा है, बस से हटके है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर है और मेट्रो बस की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो अब ज़ाहिर बात है मजदूर तबका या मुलाजिम पेशा तबका जो है वो जब ये ट्रेन चल जाएगी तो उसके बाद ये आइडिया होगा कि उन्होंने इस सहूलत को कितना को एक्सेप्ट किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है ना कि आपको पहले आप चिंची रिक्शा में या फिर वैन में कोई 10, 15, 20 रुपए लगाकर कोई 3-4 किलोमीटर का सफर कर लेते थे, लेकिन अगर आपको 1 किलोमीटर भी जाना है, 2 किलोमीटर भी जाना है, आपको 40 रुपए अदा करने पड़ेंगे। राना फहद, बिजली के मामला आप हमें बता रहे थे, सोलर पर जाने के सिस्टम पे भी बात की जा रही थी। इतना आसान हो जाएगा कि सोलर पे जाया जाए, ट्रेन को सोलर पे ले जाया जाए? जी बिल्कुल सादिया, ये सोलर की भी बात जो है वो हो रही थी कि इसको सोलर पे चलाया जाएगा, मगर सोलर पे खर्चा बहुत ज़्यादा। 1 मेगावाट का जो प्लांट लगाना है सोलर का, उस पर कमो बेश जो है वो 5 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। ऑरेंज ट्रेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक प्रोग्राम में मौजूद होने के लिए। राना फहद, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन तो पटरी पर आने को तैयार है, लेकिन अभी बहुत सारे मसाइल हैं जो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से किस तरह से ओवरकम किए जाते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे लाहौर पर स्मोक के बढ़ते राज के हवाले से और ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में स्मोक शहर को अपनी लपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से शहरियों की आंखों में शदीद जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ सकता है। शहर लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 80 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर लाहौर में ये शरह 300 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 था, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र बताया जाता है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 को छू रहा है, जो खतरनाक तस्वुर किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होने लगा है। स्मोक फैलने की वजूहात की अगर बात करें तो स्मोक का सबसे ज्यादा सबब गाड़ियों का धुआं है, जो 43% है, जबकि भट्टों फैक्ट्रीज का धुआं 20% है। फसलों की बाकियात जलाने का धुआं 8% स्मोक का सबब बनता है। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत भी हुई है, जिसमें चेयरमैन माहौलियाती कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट ने स्मोक के खिलाफ इंतजामिया की कारकर्दगी का सारा पोल खोल के रख दिया है। फसलों की बाकियात को आग लगती रही है, महकमा ज़राअत सोता रहा है, अदालती अहकामात पर भी महकमा ज़राअत ने कुछ नहीं किया। इस सिलसिले में रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ की जानिब से कहा गया कि पंजाब में कहीं भी कोई आग लगाए तो कार्रवाई की जाती है और स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब भर में 10,000 कमेटियां भी बनाई गई हैं। लाहौर में स्मोक बढ़ने के बाद महकमा माहौलियात भी आखिर जाग उठा है। लाहौर के 9 जोन्स में तकसीम करके 7 एंटी स्मोक स्क्वाड बना दिए गए और महकमा बल्दियात ने स्मोक की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड कायम कर दिया। सूबे भर से स्मोक के हवाले से रोजाना ऑनलाइन रिपोर्ट्स वसूल की जाएंगी। 455 लोकल गवर्नमेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और कैटल मार्केट कंपनीज एंटी स्मोक सरगर्मियों की रिपोर्ट्स जमा करवाने की पाबंद होंगी। ये तो वो तमाम मामलात हो गए जो कि हुकूमती कागजात में मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, स्मोक में शामिल जहरीले मवाद की अगर हम बात करें तो स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मिथेन जैसे जहरीले मवाद शामिल होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। किस किस तरह की बीमारियां लग सकती हैं इंसान को, इसी हवाले से हमने बात करनी है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल चल रहा है, ये कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर जुल्फकार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि इंसानी सेहत के लिए
एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हो तो वो एक हेल्दी या फिर एक नॉर्मल होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो एक्सेप्टेबल लिमिट है WHO की वो तो 50 से कम होना चाहिए। फिर भी हमारे जो इस रीजन के अंदर चूँकि उतनी बारिशें और उतना वो माहौल साफ नहीं है तो 70-80 तक भी हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ओवरऑल हम लाहौर की बात करें तो इस रीजन में ख़ास तौर पे लाहौर अगर ग्लोबल रेटिंग में ले तो 5वें-6वें नंबर पे है और ऑन एवरेज उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर है। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है और उसमें जैसे अभी आप बता रही थी जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, व्हीकलर पोल्यूशन है या क्रॉप बर्निंग है या ये चीज़ें वो एक्यूमुलेट होकर ख़ास तौर पे इस सीज़न में जो ऑनसेट होता है विंटर का उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि विंड जो मूवमेंट है वो तकरीबन स्टॉप हो जाती है। हमने पिछले 4 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रही है और हमने इसी मोड के तावन से हमने एक पूरा सेटअप भी बनाया है जो इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। और उन 4 सालों में हमें लिटिल बिट जो डिफरेंस नज़र आया वो ये है कि 29-30 अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एक्सट्रीम या स्टार्ट शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस दफ़ा चूँकि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ये 1-2 हफ्ते पहले ही, अभी बेशक आपको धुआं उतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और उसमें जो पोल्यूटेंट्स है ख़ास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी कंसंट्रेशन अलार्मिंग है। ठीक, और इंसानी सेहत के लिए डॉक्टर साहब ये बहुत खतरनाक है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी 50 to 80-70 तक कंफर्टेबल है, उसके बाद हम खतरे में। अभी 250 तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है। नवंबर के पहले हफ्ते में हमने लास्ट ईयर भी देखा कि 500-600 तक जाता है। कौन कौन सी बीमारियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बड़ा टाइमली आप लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की। स्मोक के बारे में काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। फोग के अंदर स्मोक का कॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं। जैसे सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका जो लेवल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इरिटेंट जो हमारी होल बॉडी के लिए वो ओजोन है। ओजोन जो है वो आपकी आई में जाएगी तो उसकी इरिटेशन काज करेगी, स्किन में होगी उसकी इरिटेशन काज करेगी, फिर जहाँ से नोज से लेके जिधर तक आपका एयर जानी है उसको आप इनहेल करें, वहाँ से इसकी इरिटेशन स्टार्ट होगी। जो इसमें सबसे अलार्मिंग बात वो ये है कि ये डिजीज़ जो हैं ये हम समझते हैं शायद एक्सपोजर बड़ा शॉर्ट है और लिमिटेड रहेंगी हमारी, ऐसा नहीं है। इनका एक्सपोजर अगर बार बार हमें होगा तो जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जिसको हम COPD कहते हैं और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके बेबी तक कोई इफेक्ट कर सकती हैं। सो इन डिजीज़ को हमें इस ट्रिगर को हमें स्पेसिफिकली समझना है। ये मैं अक्सर कहता हूँ ये हमारा 5वां वेदर है और ये हमारा अपना गिफ्ट है हमारी अगली जनरेशन के लिए। सो हमें खुद ही इसका तदारुक करना है और जितने भी इसके फैक्टर जो इसके प्रिवेंटिव हैं उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने तो खैर अब तक ये नहीं देखा कि ये कहीं पे रिड्यूस हुई है, ये डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। अब हमें इसलिए ज़्यादा परेशानी है कि ये और कोविड इसका कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। इसके बारे में जितनी स्टडीज़ हैं वो उसमें डेथ कोविड से 8% या 9% बढ़ जाती हैं, विच इज़ सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड। और कोविड ये फिर फ्लू ये 3 कॉम्बिनेशन इस दफ़ा हमारे साथ क्या बिहेव करते हैं, इंसान के सिस्टम को ये तबाह कर देंगे सब चीज़ें मिलके। प्रोफेसर साहब हमें ये बताइए कि अब पिछले साल हमने प्रोग्राम किए, आप भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे, बताते रहे कितना खतरनाक। एक साल में जिस तरह से गवर्नमेंट ने प्लान किया था, जिस तरह से बात हो रही थी कि अगले साल तक हम सारी गाड़ियां बंद कर देंगे जो धुआं छोड़ रही होंगी, हम चिंची रिक्शा बंद कर देंगे, हम भट्टों को ठीक कर देंगे, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे, हम लोग फसलों की बाकियात को आग नहीं लगने देंगे, कुछ हुआ नहीं? ऐसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि ये जो इस वक्त ऑनसेट है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और हम जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं जो लास्ट ईयर थे। और अब ये है कि इन पार्टिकल्स के साथ समटाइम जो वायरस और बैक्टीरिया है ये अटैच होकर वो बायोरोसोल की शक्ल में, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ये आपके लंग्स को और जो एयर पैसेज है उसको डैमेज करते हैं। और अगर कैरियर हो गए ये कोविड वायरस के तो कोविड का स्प्रेड जो है वो बड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि ये पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जो इस स्मोक एपिसोड के ड्यूरेशन में बढ़ती है उसमें सर्टेनली ये जो बायोरोसोल्स हैं इनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो खुदा न खास्ता अगर उस तरह से ये कैरियर हो गए तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत। प्रोफेसर साहब नवंबर का आगाज होने जा रहा है, नवंबर के आगाज में क्योंकि आपने बताया कि आपने अपने एक ट्रांसमीटर्स लगाए में जो भी इक्विपमेंट है आपका मौजूद है,
किस हद तक खतरनाक लेवल तक पहुंच सकती है अगर हम नवंबर की बात करें, फर्स्ट 1-2 वीक्स की? इसमें डिपेंड करता है कि अगर तो एयर मूवमेंट जो नेचुरल पैटर्न है वो अगर थोड़ी सी फास्ट होगी, क्योंकि इस वक्त 2, 3, 5 किलोमीटर पर आवर समटाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो अगर एयर मूवमेंट हो गई तो फिर तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो ट्रैप होते हैं इस थर्मल ट्रैप में, क्योंकि प्रोफेसर साहब इसी हवाले से हमने बात करनी है जी। कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CTO लाहौर हैं। आपसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमाद आबिद साहब, हमें ये बताइएगा कि गाड़ियों के खिलाफ क्या कोई क्रैकडाउन हो रहा है, कोई आपने ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत जारी की हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त फजाई आलूदगी का सबब गाड़ियों का धुआं है। जी थैंक यू सो मच जी फॉर टेकिंग मी इन। बिल्कुल जी, हमने अगस्त से एज अ प्रोएक्टिव मेजर हमने स्टार्ट किया अपना क्रैकडाउन, और अभी तक कोई 25,000 के करीब लगभग ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हमने चलान्स किए हैं इसमें स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स के। इसके साथ साथ हमारी जॉइंट चेकिंग टीम्स इस्टेब्लिश हुई हैं जिन्होंने अभी कल से काम शुरू किया है, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के रेप्स हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और हम लोग मिलके इसमें एफर्ट कर रहे हैं। और इसमें एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स भी हो गई है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में विद अ जुडिशियल ऑर्डर। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर्स अभी आए हैं कि 200 से जुर्माना बढ़ा के 2000 कर दिया है, ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ियां ठीक करा के रोड्स पे लेके आए। ठीक, हमाद साहब हमें सर ये बताइएगा कि ये जितनी भी गाड़ियां रोड्स पे मौजूद हैं, कोई सर्वे होगा आपके पास, कोई रिपोर्ट होगी आपके पास कि कितनी % ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें रोड्स पर नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद वो हैं? जी ये जो व्हीकल फिटनेस रेजीम है, इट डज नॉट फॉल इन द पर्व्यू ऑफ द सिटी ट्रैफिक पुलिस। हम तो जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल होती है उसको फाइन करते हैं, लेकिन हम लोग जो मिल के काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें आपको बेहतर बता सकेगा इसके बारे में। लेकिन जो हमने अभी काम शुरू किया है उसमें इस जुडिशियल ऑर्डर के तहत हमें ये पावर्स भी मिल गई हैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स को कि हम कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल है उसको इम्पाउंड भी कर सकते हैं फॉर 3 days, और उसके बाद व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाएंगे 1 हफ्ते तक, उसको टाइम दिया जाएगा। ये एक अच्छा मैकेनिज्म है, इस पे हमने काम शुरू किया है, तो होपफुली इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक, हमाद साहब किस टाइप की गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा आलूदगी का सबब बन रही हैं? उनमें बाइक्स ज्यादा हैं, उनमें हैवी व्हीकल्स ज्यादा हैं, उनमें चिंची रिक्शे ज्यादा हैं, कौन सी टाइप्स की गाड़ियां ज्यादा हैं? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ जो हमारी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं वो तो सबसे ज्यादा मोटर बाइक्स हैं, वैसे 6.2 मिलियन से लगभग 4.2 मिलियन बाइक्स हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, जिन पे ओवरलोडेड होती हैं, उनके इंजन वीक होते हैं और वो ज्यादा ब्लैक स्मोक इमिट करती हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा एग्जॉस्ट एमिशंस का जरिया बनती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हमाद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, जो बेचारे पहले ही लोग दमे के या फिर किसी बीमारी का शिकार है, कोई सांस की बीमारी, अक्सर ही हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके लिए तो ये मौसम बहुत ही तकलीफदेह हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत तकलीफ दी, और आप इसको ना किसी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। आप जैसे ये बढ़ेगा तो ये आपके जब आप विंडो ओपन करेंगे तो घर में मौजूद होगा, कॉन्स्टेंटली रहेगा। आपकी मैक्सिमम प्रिवेंशन तो यही है ना कि आप उसको कहें कि आप बाहर ना जाएं, एक्टिविटी ना करें, लेकिन जब वो अपने घर में मौजूद है तो कैसे आपको उसको अवॉइड करें। सो डिफिकल्ट सिनेरियो होता है उसमें। हमारी जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट को ये होती है कि उनकी जो रेस्क्यू इनहेलर है, इमरजेंसी इनहेलर, उनको पता होना चाहिए कि उनके पास हर वक्त होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर एस्थमा और COPD एक और डिजीज़ है, ये ट्रिगर हो गए तो उनको टाइम हॉस्पिटल जाने से पहले अपनी मैनेजमेंट का जरूर आइडिया होना चाहिए कि ये मैं इनहेलर अगर ले लूँ, जो सबको पता है बिल्कुल वो करें। यूजली नीले रंग का होता है, वो उसको इस्तेमाल करना उनको आना चाहिए, वो उनके पास होना चाहिए। फिर प्रिवेंटिव मेजर में सबसे इंपॉर्टेंटली बात जो है वो वैक्सीनेशन है। जब 150 से बिलो होता है इसका लेवल, तो ये उन लोगों के लिए अनहेल्दी है जो हाई रिस्क है, और हाई रिस्क वो लोग हैं जिनमें हम कहते हैं प्रेग्नेंट फीमेल होगी, एक्सट्रीम ऑफ एज हो गए, स्मोकर्स हो गए, COPD हो गए, एस्थमेटिक पेशेंट हो गए, डायबिटीज, कार्डिक, ये वो पेशेंट है जो हाई रिस्क हैं। इन लोगों की प्रिवेंशन को आप इनको घर में रखेंगे, प्लस इनकी वैक्सीनेशन फ्लू से जरूर करवाएंगे। ये वो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर हैं जो इन सब लोगों को पता होने चाहिए स्पेसिफिक। ठीक, प्रोफेसर साहब, माहौल को साफ रखना है हम तो देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है माहौल गंदा होता जा रहा है, शहरियों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, इसमें पब्लिक को 100% अवेयर होना चाहिए कि बायोफ्यूल बर्निंग और इस तरह की चीज़ें वो मिनिमम रखें,
और अगर उनको मस्ट लकड़ियाँ या उपले जलाने पड़ते हैं तो उसका जो कंसिक्वेंसेस हैं, वो धुआं जो ट्रैप हो रहा है वो हमारे लिए ख़तरनाक है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो पर्सनल एक्सपोजर है डिफरेंट प्रोफेशंस का, ख़ास तौर पे CTO से अभी बात हो रही थी, हमने इनको लेटर लिखा और 500 लोगों को जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको मॉनिटर किया, तो उनको स्पेशल जैकेट पहना के और उनको इक्विपमेंट पहना के कि ये कितना एक्सपोज हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से। सिमिलरली हमने स्ट्रीट वेंडर्स और बाकी जो लोग हैं उनको भी मॉनिटर किया, रिक्शे वालों को किया, टैक्सी वालों को किया। तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे जो वल्नरेबल सिचुएशन है ट्रैफिक वार्डन्स की ख़ास तौर पे, और हमने उनके बाकी पैरामीटर्स भी देखे हैं, तो ये स्टडीज़ हमें बता रही हैं कि ये एक्सपोजर कितना ख़तरनाक है पब्लिक के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सड़कों पे काम करते हैं या जिनका रोड के साथ ज़्यादा लिंक है, तो ये लेवल जो है ये हमें मस्ट रिड्यूस करने हैं। और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी, अवेयरनेस होगी, और मीडिया इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि वो कंटिन्यूसली इसको, ख़ास तौर पे स्मोक एपिसोड के दिनों में वो इसको अवेयरनेस कैंपेन चलाता है। ठीक डॉक्टर साहब, हमने स्मोक से बचना है कैसे, क्या एहतियात करनी है, खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, घर से बाहर निकलते हुए हमने क्या करना है? देखिए, पहली तो ये कि आपने उस वक्त तक बाहर नहीं जाना जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनको साथ लेके चलें। कोविड के भी ये एहतियात थी, इसके भी ये एहतियात। अब बाहर अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गॉगल्स पहन के, तो लोग मान ही नहीं रहे अभी तक, मास्क पहनना छोड़ दिया। इस वजह से कोविड ने भी नहीं माना ना, वो खुद ही चला गया। अच्छा, गॉगल्स पहन के वो जाया ही रहे, अब वापस आने के बिल्कुल ना सोचें। अल्लाह ताला ने काफी करम किया इसके पे। वो ग्लासेस, गॉगल्स पहन के जाएं बाहर, और कांटेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इरिटेशन काज करने का। जब वापस ये खास तौर पे मेरा ख्याल है लड़कियां सुन ले बहुत इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप किसी भी डिजीज का शिकार हैं जो कि स्पेशली सांस से रिलेटेड है, तो उसके जो रेस्क्यू इनहेलर्स हैं वो आपके पास हों। कार्डिक डिजीज है तो उसकी भी एक रेस्क्यू मेडिसिन है, वो भी आपके पास पड़ी होगी। जब आप वापस आते हैं तो आपको एक हैबिट बनानी है कि अपने फेस को वॉश करें और अपने हाथों को वॉश करें, इससे आपकी बचत हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास और जो प्रिवेंटिव मेजर है वो जैसे सर ने बताया कि हमें खुद समझना है कि अगर हमारा थोड़ा डिस्टेंस है तो हम साइकिल पे भी जा सकते हैं। हम कल्चर को थोड़ा चेंज करें, और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को काफ़ी इंकरेज करना चाहिए हाइब्रिड कार का। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फोर्स करें कि वो इस पर शिफ्ट करें। सबसे ज्यादा, जैसे CTO साहब ने बात की, सबसे ज्यादा जो साइकिल वालों के लिए तो बेचारों के लिए जगह ही नहीं है, कोई बेचारा साइकिल वाला होता भी है तो वो गाड़ियों से परेशान ही रहता है। कल्चर ही नहीं ना हमारा। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। स्मोक से हमने बचना है और करना यही है जी, मास्क का इस्तेमाल करना है, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का, जहां खूब जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी मैदान फिर से आबाद होने को है, रौनकें फिर से लौटने को है, और दूसरी जानिब टीम में अखाड़ पछाड़ की बाज गश्त भी सुनाई दे रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में खूब दिल लगाकर प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज हमने देखा खिलाड़ियों ने 3 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैच पकड़ने की खसूसी तरबियत की गई है। और कौमी टीम आज कजाफी स्टेडियम में पहला इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी, जबकि दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच 25 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद कौमी टीम 26 अक्टूबर को रावलपिंडी रवाना हो जाएगी। दूसरी जानिब टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली से टेस्ट टीम की कप्तानी वापस ले ली गई है, और बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने का कवी इम्कान है। अगर बाबर आजम को कप्तानी मिलती है तो वो दौरे न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की कयादत करेंगे। पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड में 3 T20, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और इस हवाले से मज़ीद हमने बात करनी है। मैं लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि आखिर क्रिकेट की रौनकें वापस आ गई हैं, बहुत सारे मैचेस हैं जो अब शेड्यूल हैं। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें जो हैं वो बहाल होने लगी हैं। जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान में है, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा करना है, फिर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है जनवरी में। उसके बाद इंग्लैंड की टीम में 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आना। तो पाकिस्तान में अब क्रिकेट की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहाल होने लगी हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि जिम्बाब्वे के लिए जो कौमी टीम की तैयारियां जिस तरह से जारी हैं,
क्योंकि अब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग का आगाज़ हो गया, जिसके लिए आपको वनडे मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए अगर आप वनडे मैचेस जीतेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे, उसके अलावा आपको क्वालिफाई करने में परेशानी होगी, तो आपको राउंड खेलना पड़ेगा। अच्छा बिलाल, अब जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले ये सुनना चाहते हैं कि जीरो ऑडियंस होगी, किसी शायकीन को जाने की इजाज़त नहीं होगी, बंद दरवाजों में मैच होंगे? जी, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ है वो तो बंद दरवाजों में होगी, उसके तमाम तर मैचेस बंद दरवाजों में होंगे, लेकिन जो आगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने जा रहा है वहाँ पे ये एक अच्छी खबर है कि शायकीन को न्यूजीलैंड में जो है वो क्रिकेट मैचेस देखने की इजाज़त होगी, और जिसके लिए टिकटों की फ़रोख्त का भी उन्होंने सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है और लोग टिकटें जो है वो ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तमाम तर मैचेस, अभी हम भी स्टेडियम में जाते हैं प्रैक्टिस कवर करने, लेकिन हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उस बॉल को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि बायो सिक्योर बबल एक बनाया हुआ है। बायो सिक्योर बबल में से आप कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी ऐसा प्लेयर किसी ऐसी चीज़ को नहीं टच कर सकता जिसको कई ज़्यादा लोगों ने टच किया। तो ये चीज़ें अगर बेहतर रही तो क्राउड भी आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड में वापस आएगा। बिलाल, कब है पहला मैच, कहाँ पर पहला मैच है? पाकिस्तानी टीम की तैयारियां तो हम बता भी रहे हैं, आप मुसलसल दिखा भी रहे होते हैं हमें। पहला मैच 30 अक्टूबर को है रावलपिंडी में, उसके बाद यकम को दूसरा वनडे इंटरनेशनल है और 3 तारीख को जो है वो आखिरी वनडे इंटरनेशनल है रावलपिंडी में। उसके बाद टीम जो है वो 5 तारीख को ट्रैवल करेगी, लाहौर आएगी। लाहौर आकर, लाहौर पे तो खतरात हैं, सुनने में आ रहा है, जराए बता रहे हैं कि स्मोक ज्यादा हो गई तो फिर यहाँ के मैचेस भी पिंडी चले जाएंगे। जी, अभी तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल हो जाएं। ये जो जितने भी एक तो ये 3 जिम्बाब्वे के T20 मैचेस और उसके बाद जो PSL के 2 प्लेऑफ्स हैं। जराए का ये कहना है कि ये मैचेस जो है वो अभी इस पर बातचीत जारी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो लाहौर है और उसकी निस्बत इस्लामाबाद में कदरे बेहतर है, तो एक यही जगह है इस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहां पर ये वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ को भी मुंतकिल किया जा सकता है। और उसके बाद जिस तरह से PSL के 4 मैचेस हैं, तो प्लेऑफ्स मेरे ख्याल से इजराइल का कहना है कि रावलपिंडी मुंतकिल करने का इम्कान है। बिलाल, जो जिम्बाब्वे की A टीम आ रही है, पाकिस्तान की A टीम खेलेगी या फिर नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा, क्या होने वाला है? और दूसरा ये कि जिम्बाब्वे टीम लाइट है, जिम्बाब्वे टीम नो डाउट लाइट है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको भी पहले भी बताया कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग का आगाज हो गया, तो उसमें वनडे जो सीरीज है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसमें हम किसी भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दे सकते। नो डाउट जिम्बाब्वे हम नहीं कर सकते। तो जिम्बाब्वे की टीम पिछले कई अरसे से क्रिकेट नहीं खेली, और दूसरा ये है कि वो लो लेवल टीम है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लो लेवल टीम भी कुछ हावी हो जाती है, गेम्स में ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से पाकिस्तान को अपनी बेस्ट साइड के साथ जाना चाहिए वनडे में, क्योंकि वनडे सीरीज बहुत जरूरी है। और खास तौर पे मिसबा ने जो स्ट्रेटेजी इस दफा अपनाई वो काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि वनडे सीरीज में हम ज्यादातर जो है वो सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जो T20 चैंपियनशिप है, जो T20 सीरीज है, उसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। मुझे अब बिलाल ये बताइए कि हमारे यहाँ जो मौसम चल रहा है, जो पिच की कंडीशंस हैं, किस पे इक्तफा होगा? बैटिंग पे होगा, बॉलिंग पे होगा? क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तानी टीम के पास है? जी, पाकिस्तानी टीम के पास इस वक्त अगर देखा जाए तो बैटिंग पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वनडे के हवाले से देखा जाए तो आबिद अली हैं, बाबर आजम हैं, उसके अलावा हैदर अली हैं, फिर मोहम्मद रिजवान हैं, शुएब मलिक को भी T20 में लेकर जा रहे हैं। T20 के लिहाज से शुएब मलिक भी हैं। इसके अलावा शादाब खान आपके पास हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद हफीज़ जिनका जो पिछले काफ़ी अरसे से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास वनडे में काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। जब आप T20 खेल रहे हैं उसके बाद एकदम से 50 ओवर्स पे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं आपको। तो ये बेहतर रहेगा कि ये जो इंटर स्क्वाड मैचेस होंगे काफ़ी हद तक खिलाड़ियों की जो है वो मदद ठीक है। जिम्बाब्वे के बाद हमारे PSL मैचेस प्लान्ड हैं या फिर उससे पहले कोई दौरा है? जिम्बाब्वे के फौरन बाद PSL के मैचेस हैं। ठीक है। कब हैं, कहाँ पर हैं? लाहौर में होंगे या फिर वो भी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे? जिम्बाब्वे की टीम 12 को जा रही है, लाहौर से रवाना होगी। 13-14 से जो है वो टीम्स यहाँ पे आ जाएंगी। 14 को पहला मैच है, 14 नवंबर को। 15 को वेन्यू लाहौर है।
अभी तक वही वेन्यू लाहौर ही है अभी, लेकिन अभी तक पीसीबी ने इस हवाले से पीएसएल का डिसाइड नहीं किया कि आया वो यहीं पे मैचेस होंगे। ये डिपेंड करता है आपकी जो स्मोक के हवाले से, कि अगर स्मोक की सूरत हाल जो है वो कदर बेहतर रही तो फिर तो मैचेस लाहौर में होंगे। अगर इसमें कोई लाहौर में अगर बेहतर ना हुई तो फिर आगे जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ठीक, जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं उनके सारे जो दूसरे ममालिक के खिलाड़ी हैं क्या वो आ रहे हैं? जी ये फ्रेंचाइजीज पे डिपेंड करता है। अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइजीज से बात हुई और जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी जानिब से ये जाहिर किया जा रहा है कि उनके तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल के बकिया मैचेस खेलने आएंगे, क्योंकि अब 4 फ्रेंचाइजीज हैं जिनके मैचेस होने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, ये दोनों तो बाहर होगी। अब पीछे 4 टीमें बच गई। अब ये 4 टीमों के जो खिलाड़ी हैं इनको मैनेज करना है इनकी फ्रेंचाइजीज ने, और क्योंकि पहले दिन 2 मैचेस होंगे कजाफी स्टेडियम में, जो जीत जाएगी वो डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी, जो हारेगी उसका दूसरी के साथ होगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा इनका रहेगा कि आगे किस तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन जिस तरह से अभी पॉइंट्स टेबल पर देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान टॉप कर रही है और लाहौर कलंदर कराची किंग्स उनके साथ है, तो काफ़ी टफ मुकाबला। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान तो कमाल कर रही है, अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है। जीतने के किसके चांसेस हैं? ये बताना सख्त हो जाएगा क्योंकि सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारे खेलों के मैदान आबाद हो गए हैं क्रिकेट लवर्स के लिए, यकीनी के तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन शायकीन को भी स्टेडियम तक जाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। स्मोक है, कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए भी स्टेडियम्स के दरवाजे खुल जाएंगे। इजाजत दीजिए, कल सुबह मुलाकात हो। अल्लाह ने के बाद।